हाय एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं AECC EVS का चैप्टर नंबर 6 डेट इज़ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस का पार्ट 3। सो इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। आज की ये आप लोग की लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 6 की। इसके बाद सिर्फ आप लोग का एक लास्ट चैप्टर बच जाएगा जो कि है चैप्टर नंबर 7। सो मैं उस चैप्टर को आप लोग को अपने खुद के बनाए हुए नोट्स से पढ़ाना चाहूँगी। मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6 की पार्ट 2 वीडियो तक, उसको हम लोगों ने बुक से रीड किया था। ठीक है। सो बुक्स में जो आपके इन्वायरमेंटल एक्ट के जो एक्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में लिखे हुए थे। मतलब आपको हर लाइन टू लाइन उसमें रीड करने की ज़रूरत है और कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सो इसलिए मैंने उन सबको रीड किया और मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स आप लोग के लिए प्रिपेयर करे हैं कल ही। सो मैं आपको आज इन नोट्स के थ्रू पढ़ाने वाली हूँ और आप सेम एज इट इज़ इन नोट्स को लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है। सो हमको पढ़ना है, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट लेफ्ट है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्लस मैंने आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी बता दी है चैप्टर वाइज, आप AECC की प्लेलिस्ट से देख लेना। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल एक्ट्स ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में कुछ इन्वायरमेंटल एक्ट्स पास हुए थे, उनके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो टोटल आप लोग को 6 एक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल एक्ट। फिर उसके बाद आप लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड प्रोग्राम भी पढ़ने हैं। ठीक है। सो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नाम से पता लग रहा है आपको कि ये ऐसा एक्ट है जिसमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात हुई हो। सो इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। सो 1972 में ये वाला एक्ट इनेक्ट हो गया था हमारी इंडिया में। ठीक है। और ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ। सो इस एक्ट में ये बोलता है कि हमको अपनी वाइल्ड लाइफ जितनी भी चीज़ें हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, डेट ऑल इज़ रिलेटेड टू योर वाइल्ड लाइफ, उन सारी चीज़ों को हम लोग को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द हंटिंग ऑफ इंडेंजर स्पीशीज़। सो इस एक्ट में लिखा हुआ है कि हंटिंग ऑफ इंडेंजर स्पीशीज़ बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। जो भी हंटिंग करेगा स्पीशीज़ की, उनके ऊपर पेनल्टीज़ एज वेल एज उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है। सो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द हंटिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स जो होते हैं जहाँ पे आप लोग के एनिमल्स एंड प्लांट वगैरह स्पीशीज रहती हैं। ठीक है। लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट पार्क हो गया, एंड बहुत सारे हैं इस तरीके से। सो इस एक्ट ने बोला था कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज वेल एज नेशनल पार्क्स को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, सो डैट हमारे जितने भी स्पीशीज़ हैं वाइल्ड लाइफ, उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें और उनको हम एक अच्छा हैबिटेट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। तो इस एक्ट से पहले यानी कि 1972 से पहले इंडिया में सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स थे। कितने थे? सिर्फ 5। और आज वो कितने हो चुके हैं? 106। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो 106 नेशनल पार्क से इंडिया में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया। सो यू विल आंसर देम 106। सो ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। अगर आपका क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट में, आता ज़्यादातर शॉर्ट नोट में आता है ये क्वेश्चन ज़्यादातर, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक्ट इज़ वाटर प्रिवेंशन एंड control of pollution 1972. So this act is related to the prevention and control of water pollution. ठीक है। So this was introduced in 1974 and this is introduced to prevent and control water pollution. So ये एक्ट है, आपको नेम से पता लग जाता है एक्ट का। तो इस एक्ट में ये बोला गया था कि हम लोग को वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है। हम लोग को अपना जो वाटर है उसको हमको पॉल्यूट होने से बचाना है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है इसमें, वाटर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग पोल साइंस के सब्जेक्ट हैं या फिर
आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा स्कूल में कि ना मतलब स्टेट लिस्ट, लाइक लिस्ट होती है, सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है, लाइक हमारी कंट्री का डिफेंस सेक्टर हो गया एंड फॉरेन सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया। ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये हैंडल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। स्टेट सब्जेक्ट में आ जाते हैं वाटर, इरिगेशन, ट्रेड, पुलिस, ये सब आ जाते हैं मतलब, ठीक है। सो जो वाटर है, वाटर एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट मतलब क्या है कि इसमें जितने भी लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। जो सब्जेक्ट यूनियन गवर्नमेंट के होते हैं, यानी कि यूनियन लिस्ट के होते हैं, उसमें राइट्स, लॉज बनाने का जो राइट है वो सिर्फ यूनियन के पास होता है। सो water is a state subject, so central government cannot pass any legislation. So this act was passed by Bihar, Assam, Haryana, Gujarat, Himachal Pradesh, J&K, Karnataka, Kerala, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। सो ये एक स्टेट का सब्जेक्ट था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी सब्जेक्ट को पास करती है तो उसमें पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, अभी 28 स्टेट्स हैं, जो 28 के स्टेट्स को सबको वो चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। सो ये जो एक्ट है ये पास हुआ था सिर्फ इन स्टेट्स में जो नेम आपके सामने मेंशन है। अब इस एक्ट का एम क्या था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था टू मेंटेन होलसम मेनेंस ऑफ वाटर। होलसम मेनेंस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ वाटर, कि हम लोग हमारे आसपास जितना भी वाटर है, स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर या फिर जहाँ से हमारे ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज हैं, हम उस क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकें ताकि एयर पोल्यूशन ना हो सके। सेकेंड वन इज़ पेनल्टीज़ फॉर ब्रेकिंग रूल्स ऑफ प्रोविज़न अंडर एक्ट। और जो भी इसके अंदर जितने भी प्रोविज़न्स मेंशन है वाटर पोल्यूशन को लेके, अगर कोई भी उन रूल्स को ब्रेक करता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जाएगी, यानी कि जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। सो अब तक हम लोगों ने 2 एक्ट पढ़ लिए हैं, अब हमारा 3rd एक्ट है। आई होप आपको ऐसे समझने में अच्छा लग रहा होगा एंड आप लोग को ऐसे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। प्लीज़ आप बताना कि ये वाला एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको हैंड रिटन नोट्स से, ठीक है, जो मैंने आप लोग के लिए कल ही बनाए थे, सो डैट आपको अच्छे समझ में आ जाए, बिकॉज एक्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्ट के ऊपर क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं ईवीएस में। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को शेयर करना भी ना भूलें। सो अब है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1981। सो अगेन दिस इज़ अ लॉ, दिस इज़ अ एक्ट which was related to the prevention and control of air pollution. So prior to this we have read Water Act, which was the prevention and control of water pollution. Now we will be studying about prevention and control of air pollution, ठीक है। सो ये है इंट्रोड्यूस एंड पास इन 1981। ये वाला एक्ट इंडिया में 1981 में पास हुआ था। क्यों पास हुआ था, क्या था इस एक्ट का एम? टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सो इसमें था कि हमको अपने एटमॉस्फेयर को प्रिवेंट करना है और जितना भी हार्मफुल इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का उसको कंट्रोल करना है। अब डेफिनेशन दी हुई है इन लोगों ने। सो इस एक्ट के अंदर ना, जो एक्ट होता है ना, उसके अंदर डेफिनेशंस गिवन होती है कि उनके अकॉर्डिंग एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, वो किसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। सो सबसे पहले इन लोगों ने डिफ़ाइन किया था एयर पोल्यूटेंट्स को। सो एयर पोल्यूटेंट्स वो होते हैं कि एक ऐसे पोल्यूटेंट्स जो एयर पोल्यूशन को क्रिएट करते हों। सो सबसे पहले इन लोगों ने डेफिनेशन दी थी एयर पोल्यूटेंट्स की, फिर इन लोगों ने डेफिनेशन दी थी एयर पोल्यूशन की। सो फर्स्टली वी विल रीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। सो दे डिफाइन एयर पोल्यूटेंट्स एज एनी solid, liquid, gaseous substance which may cause harm to environment। so इन्होंने बोला कि किसी भी स्टेट का कोई भी सब्सटेंस हो, स्टेट मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा हो, जो हमारे इन्वायरमेंट को मतलब खतरा पहुंचा रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूटेंट।
फिर 1987 में एक इस एक्ट में अमेंडमेंट हुई, यानी कि चेंजेस हुए, तो इन लोगों ने हार्मफुल सब्सटेंस की लिस्ट में नॉइज़ यानी कि शोर को भी इन लोगों ने ऐड कर दिया। सो ठीक है, मतलब अब नॉइज़ है, नॉइज़ अब नॉइज़ भले ही नॉइज़ पोल्यूशन में आती हो, लेकिन जो नॉइज़ है यानी कि जो शोर है वो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो इन लोगों ने नॉइज़ को भी एज अ हार्मफुल सब्सटेंस डिक्लेयर कर दिया था अपने एयर पोल्यूटेंट में। ठीक है, so now they have given the definition of air pollution also. So they define air pollution as the presence of any dangerous pollutant. So इन लोगों ने बोला कि एयर पोल्यूशन एक मतलब एक चीज़ है जिसमें डेंजरस पोल्यूटेंट है जो कि हमारे एयर को अनब्रीथेबल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं और जिससे हम लोगों को सांस लेने में यानी कि ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है। सो ये थी डेफिनेशन जो कि इस एक्ट ने दी थी। अब हम देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। सो दिस एक्ट वॉज पास्ड इन 1980 बाय इंडियन पार्लियामेंट, 1980 में पास आउट हुआ था। एंड दिस इज़ टू प्रिवेंट ऑन गोइंग डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, नाम से पता लग रहा है। सो ये जो हमारे फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन होता है उसको रोकने के लिए था। ठीक है, एंड इट प्रोटेक्ट्स द फॉरेस्ट अलॉन्ग विथ फ्लोरा एंड फौना। ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और फॉरेस्ट में जितने भी फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब जितने भी प्लांट्स हैं एंड फौना मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, उन सबको बचाने के लिए। एंड इट अरेस्ट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी। और जो कोई भी इंसान इस हमारी फॉरेस्ट डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इट प्रिवेंट फॉरेस्ट लैंड्स बीइंग कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग और एनी अदर कमर्शियल पर्पसेस। सो ये प्रिवेंट करते हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है उसको कोई भी अपना एग्रीकल्चर लैंड में या फिर हाउसिंग के लिए या फिर किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए उसको कन्वर्ट ना कर सके। जो फॉरेस्ट लैंड है उसको फॉरेस्ट लैंड ही रहने दिया जाए। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का काम ये है कि वो जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट जो है उसके अंदर डिफॉरेस्टेशन को रोकना, ठीक है, और फॉरेस्ट लैंड को भी रोकना, यानी कि टू प्रिवेंट द फॉरेस्ट लैंड। आई होप समझ में आ गए होंगे आपको अभी तक के 4 एक्ट। नेक्स्ट एक्ट इज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. So this was enacted in 1986 and this is to protect and improve environment and related matter to that. So ये basically हमारे environment को protect करने के लिए एक्ट था और जितनी भी चीज़ें हमारी environment से related है उन सबको भी protect करने लिए था। टेक्स स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट ऑल दोज हु हार्म द इन्वायरमेंट। और जो भी हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करता है उसके लिए इस एक्ट के अंदर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने को कहा गया था। एंड इट प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ हजार्डस मटेरियल अनलेस प्रायर परमिशन इज़ टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। और कोई भी मतलब हजार्डस मटेरियल का यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, so next we have this is I think your last act, yeah, this is the last act, that is forest act 2006. so ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसका अनदर नेम क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। एंड सेकंड नेम क्या है इसका? ट्राइबल राइट्स एक्ट। एंड थर्ड नेम क्या है? ट्राइबल लैंड एक्ट। सो अगर इन नाम से आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, ये सेम एक्ट है। So it deals with the rights of communities that dwell in the forest. So जितनी भी communities, especially scheduled tribes, जो लोग जंगल जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, ये उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए था कि उनके भी अधिकार हैं। ठीक है, जितने भी सिटीज़न हैं हमारे इंडिया के उन सब के बेसिक राइट्स हैं और वो राइट्स अगर कोई जंगल में भी रहता है तो उसके भी राइट्स होने चाहिए। सो ये था कि ये लोग इस एक्ट के अंदर हमारे जो राइट्स हैं फॉरेस्ट की कम्युनिटीज़ के लिए उनको सेव करना था। एंड इट इंश्योर लाइवलीहुड फूड सिक्योरिटी टू एसटीज़ एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। सो जो फॉरेस्ट के लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, और जो लोग एसटीज़ होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना था और उन लोग को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना, फूड सिक्योरिटी देना इस एक्ट का मोटिव था। तो यहाँ तक हम लोगों ने रीड कर लिए हैं आपके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया।
इन्वायरमेंटल एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम रीड करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स जो वर्ल्ड के एग्रीमेंट्स थे। अभी आप लोगों ने एक्ट पढ़े इंडिया के, लेकिन अब आप आगे पढ़ोगे कुछ प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स, कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, सो इसमें हमको सबसे पहला पढ़ना है क्योटो प्रोटोकॉल। सो क्योटो एक जगह है जापान में, इसलिए इसका नाम क्योटो पड़ा है, बिकॉज़ ये वाला जो आपका कॉन्फ्रेंस है वो जापान में हो रही थी, इसलिए इसका नाम क्योटो पड़ा है। सो क्योटो इज़ अ प्लेस इन जापान। UNFCCC was adopted in 1992 and this convention was extended to first international treaty, that is Kyoto Protocol. So Kyoto Protocol was the first international treaty हुई थी UNFCCC के अंदर। ठीक है, UNFCCC आप लोगों की एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इट एम्स टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ गैसेस। सो इसका एम्स क्या था कि जितनी भी एमिशन ऑफ गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग में अफेक्ट कर रही है, सो ग्लोबल वार्मिंग में मेनली ग्रीन हाउस जो आपकी गैसेस होती हैं वही इफेक्ट करती है। तो इसका क्या काम था कि जितना भी एमिशन ऑफ गैसेस हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उन गैसेस का एमिशन को रिड्यूस करना। ठीक है, दिस हैपेंड इन क्योटो ऑफ जापान। Protocol was adopted in 1997 and came into effect 2005. So this protocol was adopted in 1997, but it came into effect in 2005. So currently there are 192 parties of this. So 192 countries इसका part है। अब हम इस एक्ट का मेन पर्पस देख लेते हैं। Causes of climate changes are many. क्योटो प्रोटोकॉल इज़ फोकस्ड ओनली ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब क्लाइमेट चेंज के तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका जो मेन फोकस है वो सिर्फ ग्रीन हाउस गैस के एमिशन पे है। ठीक है, इट एम्ड दैट पार्टीज़ टू दिस प्रोटोकॉल वुड रिड्यूस द ग्रीन हाउस एमिशन। सो इसने बोला कि मेरे अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी पार्टीज़ हैं 192, इन सबको रिड्यूस करना चाहिए ग्रीन हाउस गैस को। ठीक है, फिर यहाँ से पढ़ते हैं। मेक श्योर दैट द कंट्रीज हु हैव साइन क्योटो प्रोटोकॉल वुड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है, मैं जिसमें भी इस प्रोटोकॉल को साइन कर दिया है उसको ग्रीन हाउस का जो भी एमिशन है जो कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए इफ़ेक्ट कर रहा है उसको रिड्यूस करना है। अब ग्रीन हाउस गैस आप बहुत सुन रहे हो, लेकिन आपको नाम भी पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस के। सो मैंने आप लोगों ने 3 नेम्स लिखे हैं इसके। सो फर्स्ट इज़ CO2, डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड इज़ मीथेन एंड थर्ड इज़ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC। ओके, प्रिंसिपल नो कंपल्शन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़। सो इस प्रोटोकॉल ने मेनली जो फोकस अपना जो भी कमिटमेंट के लिए पूछा था कि आप लोग इसमें सिग्नेचर करेंगे, वो इसने डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए कहा था। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनके ऊपर इसका कोई भी कंपल्शन नहीं है। उनको अगर इस प्रोटोकॉल को साइन करना है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ एज सच कोई कंपल्शन नहीं है कि ये सारी कंट्रीज़ को ही साइन करना है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं मेनली उनको इस चीज़ के लिए बोला गया था कि आपको ये साइन करनी चाहिए। ठीक है, next we have Montreal Protocol. Again, Montreal is a city in Canada, इसलिए इसका नाम रखा है Montreal Protocol. This protocol was on substance that deplete the ozone layer. So इस प्रोटोकॉल ने उन सब्सटेंस पे फोकस किया था जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एंड अडॉप्टेड इन 1987 ऑल UN स्टेट्स, यानी कि सारी के सारी UN की कंट्रीज़ 198 साइंड, सारी की सारी UN की कंट्रीज़ ने इसको साइन किया था। एंड दिस वॉज अडॉप्टेड आफ्टर वीना कन्वेंशन। सो एक वीना कन्वेंशन हुई थी, उसके बाद इसको अडॉप्ट किया गया था। एंड इसका मेन एम क्या था? टू फेज आउट ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब ओजोन लेयर आपको पता है कि डिप्लीट होती जा रही है बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेज एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। सो व्हाट आर दीज ozone depleting substances? Here you can see CFCs. CFCs कहाँ से आता है? आप लोग के ACs में से, रेफ्रिजरेटर्स में से ये सारे सब्सटेंस आ रहा है। फिर हेलोन्स भी एक बहुत हार्मफुल ODS है। ODS मतलब
ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, फायर एक्सटिंग्विशर में होता है ये। फिर HFC कहाँ से आ रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर में से, एंड AC में से, एंड सॉल्वेंट्स में से। दिस वॉज टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन। सो इस एक्ट का मेन क्या था कि जो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका क्या था कि जो ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना। और मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का क्या है कि जितना भी ODS है, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, स्पेशली सब्सटेंसेस, उनको हम लोग रिड्यूस करें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रामसर कन्वेंशन। सो रामसर इज़ अ प्लेस इन ईरान, ठीक है। ये जितने भी नेम्स होते हैं ना कन्वेंशन के, ये कोई प्लेस के ऊपर ही होते हैं जहाँ पे वो कन्वेंशन हुई होती है, ठीक है। सो दिस वॉज साइंड इन 2 फरवरी 1971। सो 1971 को साइन हुई थी। सो उस दिन से ही हर साल 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें इसकी लोकेशन क्या है, रामसर इन ईरान। इसमें कितनी कंट्रीज़ थी, 171। दिस इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। सो वेटलैंड्स वो होते हैं जहाँ की मिट्टी थोड़ी सी गीली होती है। लाइक एक जगह तो वो होती है जहाँ पे बहुत सारा पानी है, ठीक है, लाइक ओशंस हो गया, ये हो गया। एक जगह वो है जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है, जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल लैंड्स बोलते हैं। और पानी जहाँ पे है उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक लैंड्स। सो उनके जो बीच का होता है जहाँ की सिर्फ मिट्टी गीली होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है वेटलैंड्स। सो इसमें इस ट्रीटी में था कि हमको वेटलैंड्स को क्या करना है, कंजर्व करना है, ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। सो पूरे वर्ल्ड में अभी करेंटली अगर हम बात करें तो टोटल 2439 वेटलैंड्स साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, UK में, जो कि 175 हैं। एंड सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे है, मैक्सिको में, 142। अब हम इंडिया की बात करेंगे। सो इंडिया में टोटल 49 रामसर साइट्स हैं, यानी कि वेटलैंड साइट्स हैं। और कौन कौन सी हैं उसके थोड़े से हमने नाम लिखे हैं। सो वोलर लेक कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। एंड रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। एंड चिलिका लेक उड़ीसा में। सो आपको कुछ नेम्स पता होने चाहिए रामसर साइट्स इन इंडिया के। सो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सो ये था रामसर कन्वेंशन। यहाँ लास्ट टॉपिक बचा है अर्थ समिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट बोलो, UNCED बोलो, या फिर रियो ड जेनेरियो समिट बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। सो दिस वॉज हैपन इन 1992 एट रियो ड जेनेरियो विच इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। सो इट ब्रिंग 179 कंट्रीज टुगेदर हु क्रिएट फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट टू अवॉइड डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद क्लाइमेट। सो ये 179 कंट्रीज़ ने साइन किया था एक साथ। एंड ये ग्लोबल एग्रीमेंट था जिसके अंदर ये था कि टू अवॉइड डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब इंसानों की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी इंटरफेरेंस हैं हमारी क्लाइमेट के साथ, वो ना हो, उसको कम करना, क्योंकि उससे हमारा क्लाइमेट चेंज पे इफ़ेक्ट हो रहा है। इसकी एम्स क्या हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड इज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये इसके एम ज़रूर लिख के आना अगर ये क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इसका मोटिव था एजेंडा 21। एजेंडा 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। 21 से मतलब है 21st सेंचुरी। तो इसमें क्या था कि फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग को 21st सेंचुरी तक अचीव कर लेनी चाहिए। फिर इसके अंदर था इट इज़ द डिक्लेरेशन। अब रीड करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजेंडा 21, तो आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में एंड डिफाइन में भी। सो दिस इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द UNCD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, विच हेल्ड इन रियो ड जेनेरियो, ब्राज़ील। सो ये एक वही डिक्लेरेशन है जो साइन की गई थी, ठीक है। क्या इसके एम्स थे, टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। एंड सेकंड इज़ टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिजीजेस।
ठीक है। तो ये इसके एम्स थे कि जितना भी इन्वायरमेंटल का डैमेज हुआ है, पॉवर्टी हुई है, उस चीज़ को फिर से रिकवर कर लेना। आई होप ये चैप्टर 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ लास्ट चैप्टर लेफ्ट है, चैप्टर नंबर 7। उसके नोट्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, उसको मैं आप लोगों को नोट्स में से पढ़ाऊँगी। ठीक है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।